चलिए, तो अभी तक हमने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट की कैसे जाती है, इस चीज़ के ऊपर डिटेल में बात करी है और हमने वो सारी चीज़ें कवर करी जैसे कि एसआईपी, लमसम, एसटीपी स्विच, इन सारी चीज़ों को आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के म्यूचुअल फंड में कैसे डाला जाता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करी है। अब ज़रा बात करते हैं, अगर आपने अपनी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट को कर दिया है एंड वो इन्वेस्टमेंट 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल के अंदर एक अच्छा खासा कॉर्पस बन के तैयार हो गई है या फिर उससे पहले भी, मतलब मैं अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर बात करूँगा। तो उस टाइम पीरियड पे आप अपने पैसे को रीबैलेंस कैसे करें? यानी कि आपने अपना पैसा जो है, जो इन्वेस्टिंग जो करी है, उसको अपने गोल के हिसाब से म्यूचुअल फंड स्कीम को चेंज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। देन सेकंड हम बात करेंगे कि मार्केट कंडीशन के हिसाब से अगर आपको लगता है कि अब मार्केट कंडीशन चेंज हो गई है, जो स्कीम मैंने खरीदी थी, अब वो मार्केट के अंदर रिलेवेंट ज़्यादा नहीं रही है एंड एक नई स्कीम मेरे पोर्टफोलियो के अंदर होनी चाहिए। उस सिनेरियो के अंदर हम कैसे एक स्कीम से दूसरी स्कीम के अंदर मूव करें? तो इन दोनों पैरामीटर्स के ऊपर बात की जाएगी और समझा जाएगा कि एक रीबैलेंसिंग स्ट्रैटेजी होती क्या है। तो इन सारी चीज़ों को कवर करते हुए सबसे पहले मैं बात करूँगा कि अगर आपने म्यूचुअल फंड के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को करा और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले समझ लेते हैं। तो आप रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे थे। इस सिनेरियो के अंदर आपने बोला कि भाई मैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो 10 साल तक कंटिन्यू करूँगा और 11th ईयर के अंदर जाके मैं अपनी रिटायरमेंट से एसडब्ल्यूपी इनकम जनरेट करने वाला हूँ। एसडब्ल्यूपी क्या होता है उसको मैं डिटेल में कवर करूँगा आने वाले चैप्टर्स के अंदर जब हम मंथली इनकम के बारे में बात करेंगे। बट अभी समझिए कि आपकी रिटायरमेंट होनी है 11वें साल के अंदर और 10 साल तक आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो इसके 2 तरीके हैं। हमने बोला कि भाई आप एसआईपी से भी अपनी इन्वेस्टमेंट को कर सकते हो, लमसम से भी अपनी इन्वेस्टमेंट को कर सकते हो। दोनों चीज़ों को कंटिन्यू करते हुए आपने शेयर बाज़ार वाले म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा डाला। ए फंड आपने सेलेक्ट किया जो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड था। अब होगा क्या यहाँ पे, अगर आप इस ए फंड को कंटिन्यू करते हो और 11वें साल के अंदर इसी से एसडब्ल्यूपी मंथली इनकम जनरेट करने के बारे में सोचते हो या इसी में से पैसा निकाल के अपने रिटायरमेंट वाले टाइम को फंड करने के बारे में सोचते हो, तो आपका पैसा बहुत ही ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट के अंदर लगा हुआ है। जिससे शायद जब आपको रिटायरमेंट के अंदर पैसे की ज़रूरत होगी, उस टाइम पीरियड पे अगर मार्केट के अंदर क्रैश आया हुआ, फॉर एग्जांपल 40% का क्रैश मार्केट के अंदर आ जाता है, आप परेशान हो जाओगे और आप अपने म्यूचुअल फंड को एक्सेस नहीं करोगे या फिर आप उसमें से पैसा नहीं निकालोगे ये सोच के कि अब मैं लॉसेस में हूँ, मेरी तो रिटायरमेंट खराब हो गई। तो इस सिनेरियो से बचने के लिए हम करते क्या है, हम जनरली इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर जब हम 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट को अपनी प्लान कर रहे हैं और 11वें साल के अंदर हमें रिटायरमेंट करनी है, तो हम 7th, 8th, 9th, 10th इन 4 सालों के अंदर कोशिश ये करते हैं कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड से मूव करके एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड या फिर एक एफडी जैसे फंड के अंदर, जो लिक्विड बॉन्ड म्यूचुअल फंड हो सकता है, आर्बिट्राज हो सकता है, इस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स के अंदर चले जाएं, जिससे अगर आपको 11वें साल के अंदर जब पैसों की रिक्वायरमेंट हो तो आप इन दोनों में से अपने पैसे को निकालें, ना कि एक शेयर बाजार वाले म्यूचुअल फंड से निकालें। आप इस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट को मैनेज करें कि भाई जब ग्रोथ करने का टाइम है, जब मैक्सिमम ग्रोथ पीरियड का टाइम है, तो उस टाइम पीरियड पे आप शेयर बाजार के अंदर बने रहें। जैसे जैसे आपके इनकम निकालने या रिटायरमेंट निकालने का टाइम पीरियड पास आ रहा है, तो उस टाइम पीरियड पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को हाइब्रिड फंड्स के अंदर मूव कर लें। इसको करने का तरीका क्या है, आप सिंपल जो आपका कॉर्पस, लेट्स सपोज 7th ईयर तक जो आपका कॉर्पस है, उसमें से आप एक एसटीपी चला सकते हो, यानी कि शेयर बाजार वाले म्यूचुअल फंड, ए म्यूचुअल फंड में से इसमें से पैसा निकाल के एक बी म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो, जो कि एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड रहेगा। जिससे आपका पैसा धीरे-धीरे करके 4 सालों के अंदर थोड़ा-थोड़ा प्रॉफिट बुक होकर टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करते हुए आपका एसटीपी की मदद से पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। ये तो हो गया केस नंबर 1। सेकंड सिनेरियो के बारे में बात करते हैं कि भाई एक ऐसा इन्वेस्टर है जिसने बोला कि सर मैंने अपना 10 साल तक अपनी रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ा और उसको मैंने इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर डाला। अब मैं चाहता हूँ कि भाई एक बार में ही, मेरे को पता है कि मेरे को मार्केट का ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है और मेरे को एकदम से ही या तो 8वें या 9वें या 10वें साल के अंदर, इस टाइम पीरियड के अंदर वन टाइम में ही अपनी इन्वेस्टमेंट को एक लिक्विड बॉन्ड म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डालना है। यानी कि मेरा जो रिटायरमेंट वाला पैसा है उसको मेरे को अपनी रिटायरमेंट के टाइम पीरियड पे शेयर बाजार में रखना ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक स्विच ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पर मैं कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं डालूंगा जैसे कि एसटीपी हो गया या पार्शियल विड्रॉल हो गया, इन सारी चीजों को कंसिडर नहीं किया जाएगा। सिंपल वन टाइम स्विच ट्रांजैक्शन से ही हम अपने रिडेम्पशन को कर लेंगे और अपने पैसे को मूव कर देंगे। एक और तरीका, सेकंड सिनेरियो ये हो गया भाई। थर्ड सिनेरियो के बारे में बात करते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट इसको भी समझना जरूरी है। फॉर एग्जांपल आप 2026 के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं।
इस 10 लाख में से आपने बोला कि भाई 2026 के अंदर मेरे को 1 लाख रुपए लगेगा, देन उसके बाद 2027 के अंदर मेरे को 1 लाख रुपए लगेगा, ऐसे करते करते 28 29 इन सालों के अंदर भी 1 लाख रुपए लगने वाला है और इसमें भी 1 लाख रुपए लगने वाला है। तो मोस्टली जो एडवाइस किया जाता है कि अगर आप 10 लाख में से जो 4 लाख रुपए है वो अगले 4 सालों के अंदर कंज्यूम करने वाले हो, तो इसको तो भैया 0% शेयर मार्केट वाले फंड यानी कि लिक्विड बॉन्ड म्यूचुअल फंड या आर्बिट्राज के अंदर डालो। सेकंड, अगर आप ऐसी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो जो 1 से 3 साल के टाइम पीरियड के लिए रहने वाली है और वो अभी इंस्टेंटली आपको जरूरत नहीं पड़ रही है, तो इसको आप डालो हाइब्रिड फंड के अंदर। रिमेनिंग आप देखो यहाँ पर मैंने 4 लाख रुपए का तो यूज केस बता दिया, अब रिमेनिंग बच गए 6 लाख रुपए। इन 6 लाख रुपए को हम इक्विटी या फिर थोड़े से ऐसे फंड्स के अंदर डाल सकते हैं जहां पे इक्विटी लेवल ज्यादा हो और बॉन्ड का लेवल भी थोड़ा बहुत रहे, यानी कि मल्टी एसेट हो गया, लार्ज कैप हो गया या फ्लेक्सी कैप जैसे फंड हो गए, इनके अंदर हमने उठा के डाल दिया। अब होगा क्या, 2026 आपका बीत गया, ये आपने पैसा कंज्यूम कर लिया, आप 2027 के अंदर आ गए। जो पैसा आपका हाइब्रिड फंड के अंदर पड़ा हुआ था, अगेन इसको आपको उठा के लिक्विड फंड में डालना होगा, और जो 2030 वाला पैसा जो है वो आपको इक्विटी में से निकाल के हाइब्रिड में डालना होगा। ये प्रोसेस थोड़ा सा टीडियस जरूर लग सकता है, बट इस बात को ध्यान से समझिए कि आप मार्केट में कब क्रैश आएगा इस बात को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। 2026 के अंदर क्रैश आना है या नहीं आना ये मुझे नहीं पता, या मार्केट के अंदर किसी को भी नहीं पता कि 2026 के अंदर क्रैश आएगा, 27 में आएगा, 28 में आएगा, 29 में आएगा। तो जो भी पैसा आपको किसी भी पर्टिकुलर ईयर में रिक्वायर्ड रहने वाला है, उसको शेयर बाजार में ना लगा के उसको बॉन्ड्स, एफडीज या आरडीज के अंदर रखिए, जिससे आपका पैसा प्रोटेक्टेड रहे और जब भी आपको उसको निकालने की जरूरत पड़े तो उस टाइम पे आप आसानी से निकाल पाओ। ये तो था पूरा जो 3 केस सिनेरियो मैंने डिस्कस करे वो गोल बेस्ड रीबैलेंसिंग के थे। अब जरा बात करते हैं मार्केट बेस्ड रीबैलेंसिंग के बारे में। ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, शॉर्ट टर्म एग्जांपल है, बट ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ए फंड के अंदर पैसा डाला जो कि एक आईटी सेक्टर का फंड था। इसमें आपने देखा कि भाई आईटी सेक्टर बहुत तेजी से भाग रहा था पिछले 3 सालों से और उसने मेरे को एक अच्छा खासा कॉर्पस बना के दे दिया है। अब जो रीसेंट टाइम पीरियड चल रहा है उसके अंदर आईटी सेक्टर उतना अच्छा करता हुआ नहीं दिख रहा। उसके अगेंस्ट मैंने देखा कि भाई फार्मा का जो फंड है, एक फंड जो फार्मा सेक्टर, हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर, इन सारी चीजों के ऊपर फोकस कर रहा है, वो ज्यादा अच्छा करता हुआ दिख रहा है और आने वाले टाइम में भी मार्केट कंडीशन के हिसाब से ये एक्सपेक्टेड है कि फार्मा अच्छा करता हुआ दिखेगा। ये एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूँ। तो आपने देखा भाई इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने 10 लाख रुपए डाला था और वो बढ़ के 20 लाख रुपए हो गया है। अब इसको मैं एक बार में स्विच मारूंगा तो मेरा टैक्स लायबिलिटी बहुत ज्यादा बन जाएगा। तो इस रीजन की वजह से मैं धीरे धीरे करके एसटीपी ट्रांजैक्शन की मदद से मैं धीरे धीरे करके इस आईटी सेक्टर वाले फंड में से निकल के मैं फार्मा वाले फंड के अंदर चला जाऊंगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर भी बनेगी। ऐसा नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया, एसटीपी से पैसा एक फंड से दूसरे फंड में चला गया तो आपकी टैक्स लायबिलिटी बच जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। आप फिर भी टैक्स लायबिलिटी पे करोगे, बट एसटीपी में क्योंकि आप मल्टीपल ईयर्स के अंदर धीरे धीरे करके पैसा निकाल रहे हो तो शायद आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। ये तो चीज रहेगी। सेकंड चीज आपको ये देखना है कि भाई अगर आपने एचडीएफसी का आईटी सेक्टर का फंड लिया हुआ है तो आपको एचडीएफसी का ही फार्मा सेक्टर का फंड लेना पड़ेगा, आप किसी और कंपनी का नहीं ले सकते। अगर आप किसी और कंपनी का लेना चाहते हो तो यहां से आपको एसडब्ल्यूपी लगानी पड़ेगी, जिससे आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसा आएगा एंड इस बैंक अकाउंट के ऊपर एसआईपी लगानी पड़ेगी जो आपको किसी और कंपनी के फंड के अंदर लगाना जिसके अंदर आप चाहते हो, जो फार्मा का आपको फंड पसंद आ रहा है। मतलब अगर आप एसटीपी कर रहे हो तो सेम कंपनी के अंदर एक फंड से दूसरे फंड के अंदर जा सकते हो, बट अगर आप एक कंपनी के फंड को बेच के दूसरी कंपनी में जाना चाहते हो तो यहां से आपको एसडब्ल्यूपी लगानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल ये आईसीआईसीआई का हो सकता है, इसमें आपने आईटी सेक्टर का लिया हुआ था, आईसीआईसीआई से आपने एसडब्ल्यूपी लगाई, पैसा बैंक अकाउंट के अंदर धीरे करके आया और बैंक अकाउंट में एसआईपी डाल के इसको एचडीएफसी के फार्मा फंड के अंदर डाल दिया। ये हो गया दूसरा तरीका जिससे हम मार्केट बेस्ड रीबैलेंसिंग करते हैं, जिसमें हम ये ध्यान देते हैं कि भाई मार्केट कंडीशन के हिसाब से हमें लगा अब पुराना वाला फंड ज्यादा अच्छा करने नहीं वाला है और नए फंड के अंदर हम मूव करना चाहते हैं। सेकंड एक और तरीका बात कर लेते हैं इसी के अंदर, जिसमें हम बी सिनेरियो के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाया हुआ था और आप 10 साल से अपनी इन्वेस्टमेंट को कर रहे थे। अब कंटिन्यूसली आपने देखा कि मार्केट थोड़ी सी ज्यादा वॉलेटाइल हो गई है और आने वाले टाइम में मेरे पास नियर टर्म गोल्स भी आने वाले हैं, बट अभी मैं देख रहा हूँ कि मार्केट का जो पी रेशियो है, फॉर एग्जांपल वैल्यूएशन जो है वो बहुत ज्यादा महंगी चल रही है। लेट्स सपोज लार्ज कैप फंड था, इसमें आपने देखा कि भाई जो इसका लार्ज कैप फंड का जो पी रेशियो चल रहा है वो 30 से ऊपर चल रहा है। आपने बोला कि जितना प्रॉफिट मेरा बन गया है इस प्रॉफिट को निकाल के मैं एक बॉन्ड फंड के अंदर डालना चाहता हूं। आपके पास 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी थी, 10 साल के अंदर ये पैसा लेट्स सपोज 4 गुना हो गया, 40 लाख रुपए का आपका ये बन गया।
अब इसमें से आप चाहते हो कि भाई ये जो 30 लाख रुपए है मैं ये उठा के एक बॉन्ड फंड में डाल दूं, जिससे एक बार में मेरे जो पैसा है वो प्रोटेक्टेड हो जाए। 10 लाख की इन्वेस्टमेंट मैं एज इट इज छोड़ दूंगा, ये तो मैंने पहले भी उठा के डाली हुई थी, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरे को ये 30 लाख रुपए जो है वो सिक्योर करने हैं। तो यहाँ पर भी मैं एक स्विच ट्रांजेक्शन मारूंगा, जिसके अंदर मैं बोलूंगा कि भाई ये जो प्रॉफिट है मैं इसको उठा के प्रोटेक्ट कर रहा हूँ और अपने जो बॉन्ड फंड है उसके अंदर पैसा डाल के रख रहा हूँ। जब ये पी रेशो 30 से गिर के नीचे 20 के आसपास आ जाएगा, तब ये जो 30 लाख रुपए का जो पैसा है, ये जो मैंने यहाँ पे बॉन्ड फंड में उठा के डाला हुआ है, इसको वापस से उठा के इक्विटी फंड में डाल देंगे। तो ये सेकंड तरीका हो गया जिसको हम बोलते हैं मार्केट बेस्ड रीबैलेंसिंग, जिसके अंदर हम जनरली मार्केट के जो मूड है, जिसके अंदर वैल्यूएशन चेक किया जाता है, ग्रोथ चेक किया जाता है, इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट्स चेक की जाती है, इन सारी चीजों को समझ के रीबैलेंसिंग को करते हैं और इन्वेस्टर के पैसे को, प्रॉफिट्स को, प्रिंसिपल को, इन सारी चीजों को प्रोटेक्टेड रखते हैं। तो होपफुली आपको काफी हद तक क्लैरिटी मिली होगी कि गोल बेस्ड रीबैलेंसिंग क्या होती है, देन उसके बाद आपके पास मार्केट बेस्ड रीबैलेंसिंग क्या होती है। ये दो मेजर तरीके हैं। इसके अलावा और भी तरीके होते हैं, जैसे कि सैटेलाइट कोर पोर्टफोलियो, जिनके अंदर हम अलग अलग 2 पार्ट पोर्टफोलियो को बना देते हैं और उसमें सैटेलाइट पोर्टफोलियो जो है उसको यूज करते हैं, कभी पोर्टफोलियो को बढ़ा देते हैं, कभी पोर्टफोलियो को घटा देते हैं। ये अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं जिनकी वजह से रीबैलेंसिंग की जाती है। तो आई होप काफी हद तक आपको समझ में आया होगा कि रीबैलेंसिंग का पर्पस क्या है, कैसे किया जाता है, क्यों आपके पोर्टफोलियो में ये होना चाहिए एंड वो एग्जैक्टली क्या प्रोसेस है जिसकी मदद से आप रीबैलेंसिंग कर सकते हो। नेक्स्ट हम इस कोर्स के अंदर डिटेल में बात करने वाले हैं रिडेम्पशन प्रोसेस के बारे में, जिससे आप अपने लिए एक मंथली इनकम भी जनरेट कर सकते हो, या फिर आप टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करते हुए कैसे अपने प्रॉफिट्स को सही तरीके से निकालो। इन सारी चीजों को डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल पे बने रहो, क्योंकि इस सीरीज के एंड होते होते तक मेरा प्रॉमिस आपसे ये है कि मैं आपको एक म्यूचुअल फंड का इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बना के रहूंगा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।